हेलो, माय नेम इज़ सी ए करण शाह। मैं आज आपको जीएसटी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताने आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने इंडिया में टू टाइप्स के टैक्स है। फर्स्ट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज़ डायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यहाँ के इनकम टैक्स। इसको डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? और इसको डायरेक्ट टैक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिया में इनकम टैक्स में क्या होता है कि आपने मान लीजिए 10 लाख की इनकम कमाई और उसमें से 3 लाख का डिडक्शन हो गया कि एटीसी हो गया, एटीडी हो गया, उसमें आपको डिडक्शन हो गया, आपको 7 लाख पे टैक्स भरना है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कौन भरेगा, कि क्यों भरेगा, कि किस पे भरेगा। आपकी इनकम हुई, उस पर जितना टैक्स बनता है वो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? तो वो आप डायरेक्टली नहीं पे करते गवर्नमेंट को। मान लीजिए मैं ये पेन खरीदने गया, ये पेन मेरे को 100 रुपये में पड़ी, 100 रुपये प्लस उस पर 18% टैक्स लग गया, तो मेरे को इस पेन का 100 रुपये नहीं, 118 रुपये पे करने पड़ेंगे। यानी कि जो 18 रुपये है ये है जीएसटी। वो 18 रुपये मैं शॉपकीपर को दूंगा और शॉपकीपर आगे गवर्नमेंट को दे देगा, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम कितनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम आपने कंज्यूम किया गुड्स और कंज्यूम किया, आपने गुड्स कंज्यूम किया तो उस पर आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। इसलिए जीएसटी को कंजम्पशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। तो ये बात हो गई जीएसटी की। आज जीएसटी किस पे लगता है? जो गुड्स और सर्विसेज होता है उस पे लगता है। तो गुड्स और सर्विसेज में क्या आएगा, उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गुड्स। जो जो चीज़ गुड्स और सर्विस होगी उस पर जीएसटी लगेगा। तो आपको फर्स्ट चेक करना है कि जो मैं चीज़ ले रहा हूँ, आज मैं पेन ले रहा हूँ, तो ये गुड्स में आता है कि नहीं। ये अगर गुड्स में नहीं आएगा तो मेरे को जीएसटी क्यों भरना? जो गुड्स और सर्विस में आएगा उसी पे हम जीएसटी भरेंगे। तो फर्स्ट चेक पॉइंट है गुड्स और सर्विस होना चाहिए। तो गुड्स में क्या आता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अभी के लिए गुड्स से बाहर है, आगे पता नहीं सर्विस में आएगा कि नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। बट यहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन में लिखा है ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ से भी दो चीज़ें एक्सक्लूड कर दी है। फर्स्ट मनी एंड सेकंड इज सिक्योरिटी। आपने कभी सोचा है कि मनी को क्यों निकाल दिया? उसका एक रीज़न है। मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर ए जो है सेलर ऑफ मोबाइल बेचता है, ठीक है, और यहाँ पे मिस्टर जेड जो बायर है, जो मोबाइल ख़रीदना चाहता है। तो मिस्टर बी को मोबाइल देंगे और मिस्टर ए को रुपीस देंगे, यानी कि मनी देंगे। अगर मनी को आज गुड्स में इंक्लूड कर दिया तो क्या होगा? आप बोलेंगे कि मिस्टर ए ने मोबाइल सेल किया या मिस्टर जेड ने मनी सेल किया, दोनों ही गुड्स है तो कुछ भी सेल हो सकता है। तो किसी एक चीज़ को तो मीडियम बनाना पड़ेगा ना, वो मीडियम है मनी। इसलिए मनी को आउटसाइड रखा जीएसटी के पर्व्यू से, यानी दोनों गुड्स हो जाता है, मोबाइल भी गुड्स हो जाता और मनी भी गुड्स हो जाती। तो दोनों में से सप्लायर कौन, सेलर कौन? तो इसलिए मनी को एक्सक्लूड किया है कि ये जीएसटी में नहीं आएंगे, बाकी सारे जो गुड्स है वो जीएसटी में आ जाएंगे। तो मनी को जीएसटी में से एक्सक्लूड कर दिया और ऐसे ही सिक्योरिटीज़ को भी जीएसटी में से एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। और थोड़ा सा स्पेसिफिक बताया कि ये चीज़ें जो डाउटफुल थी, इसलिए उन लोगों ने डेफिनेशन में डायरेक्टली लिख दिया कि यहाँ ये चीज़ें इंक्लूड है। ये डेफिनेशन इंक्लूसिव नहीं है, ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, ठीक है। फर्स्ट इज एक्शनेबल क्लेम्स यानी कि डेट। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा किसी बात के। मान लीजिए आपने मेरे को ये लैपटॉप सेल किया और मैं आपको बोला कि मैं आपको फ्यूचर में 2 महीने बाद 50,000 रुपये दूंगा। तो ये आपको डेट हो गई, मेरे लिए वो डेट हो गई कि मेरे को आपको 50,000 रुपये देने के हैं।
ठीक है, तो वो चीज़ बोला है गवर्नमेंट ने कि वो इंक्लूड होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि किसी व्यक्ति के ऑफ हो जाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी उनको पैसे देती है, उनके परिवार को। इसको बोलते हैं LIC। तो LIC भी वन टाइप ऑफ डेट ही है। तो वो ऐसी डेट्स को गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ ये गुड्स है, आप जब इसको बेचोगे तो ये GST के परिव्यू में आएगा। फिर क्रॉप्स क्रॉप्स यानी कि आपने देखा होगा खेतों में बड़े बड़े जो पौधे रहते हैं उस सबको क्रॉप्स कहते हैं। सारे वीट और दाल के जो क्रॉप्स होते हैं, जो पौधे होते हैं उसको क्रॉप्स कहते हैं, तो उस वो भी इंक्लूड है। थर्ड इज़ ग्रास का बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में। तो कुछ लोग पहले बोल रहे थे कि ग्रास आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बाय नेचर होता है। तो बट GST ने बोल दिया कि हाँ भाई ये गुड्स है, और आप जब बेचोगे तो उस पर आपको टैक्स लेना पड़ेगा। और एनीथिंग अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। आज लैंड से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, यानी कि पेड़ हो गए, फिर जो नेचर की वजह से उगता है, वो सब चीज़ें भी गुड्स में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो गुड्स की डेफिनेशन हो गई। तो फर्स्ट ध्यान रखना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इमूवेबल नहीं आएगा। अभी बात हो गई सर्विस की। सर्विस मतलब एनीथिंग, कुछ भी XYZ कुछ भी, बट उसमें से है ना एक्सक्लूड किया है और कुछ चीज़ें इंक्लूड किया है। एक्सक्लूड क्या किया है वो देखते हैं। बट ऑब्वियस की बात है, जो चीज़ गुड्स है वो सर्विस नहीं हो सकती, तो गुड्स को एक्सक्लूड कर दिया। फिर मनी और सिक्योरिटी, जो चीज़ें गुड्स में एक्सक्लूड किया था उसको सर्विस में भी एक्सक्लूड कर दिया कि हाँ कि मनी और सिक्योरिटी, गुड्स या सर्विस आप कुछ भी नाम दे दो, वो कुछ नहीं है। सेकंड चीज़, ये दो इंटरेस्टिंग है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन MCQ में कि ये सर्विस में होगा कि नहीं, इस पर GST लगेगा कि नहीं। तो आपको ये दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश और एनी अदर मोड। ये क्या चीज़ है? मान लीजिए ये है ABC, पर्सन ABC, इसको जाना है USA। इसके पास है रुपीज़, बट USA में आपने देखा है कि डॉलर्स ही चलता है, तो इसको रुपीज़ में से डॉलर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो डॉलर कन्वर्ट कराने कहाँ जाएगा? मेरे घर पे नहीं, बैंक में जाएगा। बैंक में, तो बैंक उसको रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करके दे देगी। तो ये चीज़ ने बोला है गवर्नमेंट ने कि ये चीज़ जो कन्वर्जन है वो सर्विस में आएगा। वो ये है तो अल्टीमेटली मनी ही है ये मनी। बट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक बोला है कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना रुपीज़ का डॉलर के साथ, वो चीज़ आएगा। फिर सेकंड है फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़। ये बहुत इजी है, ये बहुत कंसेप्ट, फर्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा समझने में ट्रिकी था, ये पॉइंट बहुत इजी है। ये है स्टॉक ब्रोकर और एनी अदर इंटरमीडियरी। ठीक है, कि आज मान लीजिए मोतीलाल ओसवाल है और मेरा उसमें अकाउंट है, तो मैंने बोला कि रिलायंस के 10 शेयर मेरे को लेने के हैं और अदानी के 10 शेयर मेरे को बेचने के हैं। तो वो मेरे को फैसिलिटेट कर रहा है सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट ने बोला ये रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़ है, बट ये जो आपकी फैसिलिटी है ना वो तो हम सर्विस में इंक्लूड करेंगे। इस पर भैया हम टैक्स लेंगे। मान लीजिए ब्रोकरेज वो चार्ज करते, तो ब्रोकरेज पे तो अब GST लगाना पड़ेगा। तो जो फैसिलिटेट करता है सिक्योरिटीज़ में नहीं लगता है, जो सिक्योरिटीज इश्यू करते हैं उस पर नहीं लगता, बट उसके ट्रेडिंग करने के लिए, फिर उसको इश्यू करने के लिए अदर चार्जेस लगता है, लीगल चार्जेस एंड प्रोसेसिंग चार्जेस, उस पर GST आएगा। तो आप लोगों को पता तो चलेगा कि क्या है गुड्स और क्या है सर्विसेज। मान लीजिए ये है ए गुड, और ये गुड्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं होता, तो उस पर GST लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि जो चीज़ गुड्स और सर्विस में नहीं आता है उस पर GST लगता नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट देखना क्या, गुड्स और सर्विस है तो इधर आ, अदरवाइज बाहर जा। गुड्स और सर्विस इधर है, गुड्स और सर्विस है तो इधर आ, अदरवाइज बाहर जा। वो हमारे परव्यू में नहीं आता, वो बाकी सब देख लेंगे, एक्साइज वो सब देख लेंगे, हमारे GST में नहीं आएगा। ओके, गुड्स और सर्विस के बाद एक
बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये जीएसटी का फाउंडेशन है, इस पे पूरा जीएसटी खड़ा है अभी। जो आपने ये समझ लिया ना, तो जीएसटी में आपको बहुत आसानी होगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सप्लाई के बारे में। आपने ये वर्ड तो सुना होगा, सप्लाई सप्लाई सप्लाई, बट ये सप्लाई सिर्फ जितना वर्ड है ना, उतना बड़ा और बहुत ही यूज़फुल कंसेप्ट है सप्लाई। एक एग्जांपल से देते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर पी सेलर है और ये बायर है। मिस्टर ए सेलर है और मिस्टर पी बायर है। आज ये इनको कोई गुड्स सेंड करते हैं और मिस्टर पी उनको उनके हिसाब से मनी दे देता है जितना। तो गवर्नमेंट बोली कि हाँ गुड्स और सर्विस तो है, कि आप मेरी डेफिनेशन में तो आ रहे हो, बट इस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा कि हाँ ये सप्लाई बन रहा है कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट एकदम शांति से समझना, फर्स्ट पॉइंट है कि जो चीज़ आप बेच रहे हो वो गुड्स और सर्विस है कि नहीं। गुड्स और सर्विस है, चलो आ जाओ जीएसटी में आप आ गए, ठीक है। जीएसटी में आने के बाद उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सप्लाई। तो सप्लाई का सप्लाई को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। तो आपने ये देखा कि टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे लगेगा वो बात की बात है, बट लगेगा कि नहीं लगेगा उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि सप्लाई है। जो सप्लाई है तो ही टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा। सप्लाई है टैक्स भरो, सप्लाई नहीं है टैक्स मत भरो, ठीक है। तो सप्लाई की डेफिनेशन पे देखते हैं। सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। उन लोगों ने सप्लाई की डेफिनेशन भर भर के डाल दिया मसाला, कि कोई भी चीज़ कोई भी नाम से रह नहीं जानी चाहिए, कोई भी चीज़ कोई भी नाम से रह जानी नहीं चाहिए। सेल है, ट्रांसफ़र है, बार्टर है, एक्सचेंज है। मान लीजिए किसी ने स्टॉक्स को ट्रांसफ़र किया, फिर भी बोलेगा हाँ सप्लाई टैक्स लाओ। किसी ने मान लीजिए आज ये आईपैड, एक मेरे पास पेन है और मेरे दोस्त के पास आईपैड, हम बोला कि हम दोनों अपनी चीज़ें एक्सचेंज कर देते हैं, नहीं फिर भी ये तो सप्लाई में गिना जाएगा। आप कुछ भी कर लो, आपने बोला कि चलो ये एक लैंड है, उस पर आपको माइनिंग करने के लिए या तो उस पर कुछ फंक्शन करने के लिए मैं आपको लीज पे देता हूँ, फिर भी टैक्स तो भरना पड़ेगा, वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ गया है। तो उन लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है कि सेल हो, ट्रांसफ़र हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, या तो आपने कोई मशीनरी सेल किया, सारी चीज़ें आपने ट्रांसफ़र किया है, तो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाए। दूसरा पॉइंट है सप्लाई का मेड और अग्री टू बी मेड। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सेल कर दिया तो हो जाएगा, आपने सेल करने का अग्रीमेंट भी किया, इट इज़ ऑल्सो अ सप्लाई, इट इज़ ऑल्सो अ सप्लाई। तो कोई बोले कि मैंने तो अभी सिर्फ बात की है, बट आपने अग्री तो कर दिया ना कि मैं आपको बेचूंगा, तो भी आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। डिलीवरी आप बाद में जाओ, वो बात अलग की बात है, बट वो सप्लाई तो माना जाएगा। आपको कब टैक्स पे करना है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई देंगे, वो बात का कॉन्सेप्ट है, बट सप्लाई तो मान ली जाएगा। टैक्स भले आप बाद में भरो, बट वो सप्लाई तो है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कंसिड्रेशन। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसिड्रेशन फर्स्ट, कि भैया उसमें एक कंसिड्रेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जीएसटी में कोई जगह नहीं है इसकी। कंसिड्रेशन पैसे की बात है तो ही इधर आने का, अदरवाइज नहीं आने का। कंसिड्रेशन कि वो फॉर कंसिड्रेशन मतलब जो आपने ट्रांजेक्शन किया है वो कंसिड्रेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई कंसिड्रेशन तो होना चाहिए, वो वेदर मनी में हो या काइंड में हो। जैसे हमने बार्टर देखा कि गुड्स के सामने हम गुड्स दे रहे हैं, बट उसमें मनी इंक्लूड नहीं है, बट कंसिड्रेशन तो है ना, किसी एक को कुछ मिल रहा है और दूसरे को भी कुछ मिल रहा है, तो कंसिड्रेशन होना चाहिए। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से जीएसटी में इतना बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट आ गया है, कोर्स इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए। मान लीजिए कि आज मैं किसी को 100 रुपीज़ डोनेट कर रहा हूँ, ठीक है, डोनेट कर रहा हूँ, तो वो चीज़ इनमें फॉल हो जाएगी, इसमें फॉल हो जाएगी, कंसिडरेशन में फॉल हो जाएगी, बट इसमें फॉल नहीं होगी। कोर्स इन द फर्दर में मेरा बिजनेस नहीं है किसी को डोनेशन देने का, और सामने वाला मैं जिसको डोनेट कर रहा हूँ, यानी कि ट्रस्ट हो गया या मंदिर हो गया,
तो उसका कोई बिजनेस नहीं है कि लोगों से के पास से डोनेशन देने का लेने का। तो ये कोर्स तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो जो डोनेशन मैंने 100 रुपये दिया तो वो चीज़ पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो सप्लाई नहीं बनता है। तो मेनली सप्लाई के बारे में ये 4 पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं कंसिडरेशन के रिगार्डिंग। दो बड़े बहुत ही अच्छे नोटिफिकेशन है जो थोड़ा सा क्लैरिटी था, सॉरी जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था उसको क्लैरिटी करने के लिए 2 नोटिफिकेशन लाए थे। फर्स्ट फॉर द डोनेशन एंड सेकंड फॉर द आर्ट वर्क। तो डोनेशन की बात करें तो जैसे हमने पहले एग्जांपल में दिया कि आपने किसी को डोनेशन दिया और वो डोनेशन के लिए आपने उनको बिज़नेस प्रमोशन करवाया। आपने कहीं पे देखा होगा कि डोनेशन देते हैं तो वो मंदिर के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों से नाम लिखा देता है कि डैश और डैश और डैश, बहुत बड़े बड़े नाम लिखाते हैं। तो जब वो आप नाम लिखा और वो आपका नाम खुद का हो तो चलेगा कि ठीक है क्या, हाँ आपने पैसे दिए तो खुद का नाम रख सकते हो, बट किसी बिजनेस का नाम लिखाया और बिजनेस प्रमोशन का ट्राई किया तो वो सप्लाई हो जाएगा, वो डायरेक्ट सप्लाई, क्योंकि उसमें बिजनेस इंक्लूड है। हमने पहले ही देखा कि जिस चीज़ में बिजनेस इंक्लूड होगा वो चीज़ आ जाएगी। तो जहाँ पे बिजनेस इंक्लूड है तो सप्लाई हो जाएगा। सिर्फ डोनर का नाम सिर्फ ग्रेटिट्यूड के लिए, नॉट फॉर बिजनेस प्रमोशन, तो वो सप्लाई नहीं होगा। किसी का नाम सिर्फ लिखा है बोर्ड पे तख्ती पे तो वो कोई सप्लाई नहीं माना जाएगा। बट किसी ने बिजनेस के लिए रखा है कि आपने अपनी फर्म का नाम या तो अपने बिजनेस का नाम बोर्ड पे लिखवाया कि मेरा नाम है करण शाह और मेरी ये सीए वाली फर्म है, तो वो नहीं चलेगा, वो गलत बात है, तो वो सप्लाई में ही माना जाएगा। सेकेंड इज़ द आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू द आर्ट गैलरी। आज क्या होता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट अपना आर्ट बनाता है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट सेल नहीं करते, वो आर्ट गैलरी में बेचते हैं जहाँ पे उनके ऐसे बहुत सारे आर्ट का एग्जीबिशन होता है। फिर वहाँ पे बड़े बड़े फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स, वो लोग जो पैसे वाले होते हैं वो लोग जाते हैं, फिर किसी आर्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो उसमें दो चीज़ हुई, आर्टिस्ट ने अपना आर्ट गैलरी को दिया और बायर ने गैलरी से वो आर्ट ख़रीदा। तो वहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है कि आर्टिस्ट ने गैलरी को आर्ट दी है तो वो सप्लाई में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए उसने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया है कि एग्जीबिशन में एग्जीबिशन में दिखाने के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है, तो वो सप्लाई नहीं बना जाएगा। बट सप्लाई कब बना जाएगा, जब बायर एक्चुअली आर्ट को परचेस करेगा तभी वो सप्लाई में माना जाएगा, अदरवाइज उसको कोई सप्लाई नहीं माना जाएगा। मान लीजिए किसी आर्टिस्ट ने गैलरी में एग्जीबिशन के लिए दिया बट वो सेल नहीं हुआ तो कोई सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कंसिडर